लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। सियासी पंडित अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि ऊँट किस करवट बैठेगा। सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क हैं। किसी का भी विश्लेषण इस बात से ख़त्म होता है कि असली नतीजे तो 4 जून को ही पता चलेंगे। इस असमंजस की वजह क्या है? क्या कुछ ऐसा है जिससे लगता है कि नतीजे किसी वजह से बदल सकते हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ज़मीन पर दिख रहा था कि भाजपा चुनाव हार सकती है। जो पत्रकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खाक छान रहे थे, उनका भी कहना था कि भाजपा चुनाव हार जाएगी। जब नतीजे आए तो सभी चौंक गए। इससे पहले 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त सियासी पंडित सपा के जीतने की भविष्यवाणी कर रहे थे। हालांकि भाजपा ने सत्ता में वापसी कर ली थी। लोकसभा चुनाव में भी बहुत लोग इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना बता रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाजपा बहुमत के आंकड़े से दूर रह सकती है। लेकिन साथ में इतने किंतु परंतु और हालांकि लगे होते हैं कि कुछ समझ पाना आम आदमी के लिए मुश्किल हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? जब भी कहीं चुनाव नतीजों पर चर्चा होती है तो अंत इस पर होता है कि भाजपा किसी न किसी तरह चुनाव जीत ही जाएगी। ये बात सरकार के समर्थक भी कहते हैं, मोदी के समर्थक कहते हैं और विरोधी भी कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव जीत लिया जाएगा। मोदी समर्थक भी आश्वस्त हैं कि मोदी किसी न किसी तरह चुनाव जीत ही जाएंगे। लोगों के दिमाग में किसी न किसी तरह जीतने का जो भाव पैदा हो गया है, वह कोई अच्छी बात तो है नहीं। तमाम कानूनी लड़ाई के बाद भी स्थापित नहीं हो पाया है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें हेरा फेरी नहीं हो सकती। जब तक लोगों में ईवीएम के प्रति संदेह रहेगा, चुनाव की पारदर्शिता पर सवालिया निशान तो लगा ही रहेगा। सवालिया निशान तो चुनाव आयोग पर भी चस्पा हो चुका है। सवाल ईवीएम पर संदेह करने का भी नहीं रहा। आम चर्चा है कि कम वोटों से हारने वाली सीटों को जीत में बदलने का दबाव अफसरों पर है। ये चर्चा कितनी सही है, कितनी गलत है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर चर्चा हो रही है तो यह भी चुनाव आयोग पर सवालिया निशान तो लगता ही है। किसी भी तरह जीत जाने की शंका तब और ज़्यादा गहरी हुई जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव जीतने के लिए पीठासीन अधिकारी ने सभी मर्यादा तोड़ दी। इसके बाद सूरत, इंदौर और खजुराहो की घटना ने सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या चुनाव निष्पक्ष होंगे। रामपुर उपचुनाव में क्या हुआ था, ये सभी को याद होगा। तीसरे चरण में संभल और चौथे चरण में कन्नौज में क्या हुआ, यह भी सबने देखा। बहरहाल अभी चुनाव के 3 चरण बाकी हैं। नतीजों में क्या निकलेगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन लोगों के कयास जारी हैं। सभी अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। एक आकलन मेरे दोस्त का भी है। मेरे इन दोस्त की चुनाव पर पैरी नज़र है। एक सीट का आंकड़ा उनके पास है। मित्र के अनुसार देश में अब तक आधे से ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और भाजपा पहले चरण के चुनाव के बाद से नए नए मुद्दे उठा रही है, जिनको लेकर भाजपा का आम हिंदू वोटर वो उत्साह नहीं दिखा पा रहा जो 2014 के बाद होने वाले चुनाव में देखने को मिलता था। इसके 2 ही मतलब हैं। या तो एक हद तक लोग मोदी के जुमलों से उकता गए हैं और सच समझने लगे हैं, या फिर दूसरा मतलब ये है कि ध्रुवीकरण इस हद तक हो चुका है कि अब उसे ज़मीन पर दिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमने पिछले साल हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी महसूस किया कि चुनाव के दौरान ज़मीन पर लग ही नहीं रहा था कि बीजेपी के लिए इतना सपोर्ट है। इस चुनाव में जिस तरह मुस्लिम खामोशी से एंटी बीजेपी वोट डाल रहे हैं, किसी भी किस्म के भाषण पर रिएक्शन ही नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी खामोशी से बीजेपी के वोटर भी उसे वोट कर रहे हों। बहरहाल सच्चाई तो 4 जून को ही सामने आएगी। अभी जो हालात हैं उनसे लग रहा है कि संघर्ष नज़दीकी है। उसमें भी बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है। हालांकि 2019 के मुकाबले उसे नुकसान होता लग रहा है। राज्यवार देखें तो बीजेपी को राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा जैसे राज्यों में अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। दिल्ली, झारखंड, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में मामूली नुकसान होता भी दिख रहा है। बीजेपी के सहयोगी दलों को बिहार और महाराष्ट्र में अच्छा खासा नुकसान भी होता दिख रहा है। लेकिन इन राज्यों में भी बीजेपी भले ही कड़े मुकाबले में फंसी हो, किंतु अभी तक इन राज्यों में बीजेपी को विशेष नुकसान होता भी नहीं दिख रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम की लगभग 60% सीटों पर बीजेपी और विरोधी दलों में कड़ा और नज़दीकी संघर्ष लग रहा है, जो किसी भी तरफ जा सकती हैं। देखा जाए तो इन्हीं कड़े संघर्ष दिखने वाली सीटों यानी बिहार,
यूपी, महाराष्ट्र, असम, बंगाल पर ही इस चुनाव का फैसला टिका है। ये फैसला इस पर निर्भर होगा कि क्या वाकई बहुसंख्यक जुमलों से ऊब चुका है या फिर अभी भी सब कुछ होते हुए खामोशी से बीजेपी के सपोर्टर उसे वोट कर रहे हैं। यूँ तो केवल उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ही दो राज्य दिख रहे हैं जहां बीजेपी या एनडीए को ठीक ठाक लाभ होता लग रहा है। हमारे मित्र ने उत्तर प्रदेश की सीट दर सीट का नज़दीकी से आकलन किया है। हालांकि 3 चरणों के लिए ही किया है। यहाँ भी अब तक कड़ा संघर्ष होता दिख रहा है, किंतु एक निश्चित बीजेपी विरोधी हालात नहीं दिख रहे हैं। 3 दौर की 26 सीटों में से लगभग 6 सीटों पर बीजेपी निश्चित जीत रही है। वहीं विरोधी दलों की निश्चित जीत वाली सीटें 2 या 3 ही हैं। हाँ, कड़े संघर्ष में यदि एज देखें तो मामला बराबरी का सा लग रहा है। अब ऐसे में अगर ज़मीन पर बीजेपी और उनके मुद्दों पर जो उत्साहहीनता दिख रही है वो सच है और कोई खामोश लहर नहीं है, तो कड़े संघर्ष वाली सीटों पर बीजेपी हार भी सकती है। तब निश्चित ही बीजेपी को 70 से लेकर 75 सीटों का नुकसान हो सकता है और यह 220-230 तक रह सकती है। तब शायद सरकार बदलने की संभावना बन सकती है, क्योंकि बीजेपी के वर्तमान सहयोगी दल बमुश्किल 25-30 सीट ही जीतने की स्थिति में है। इस स्थिति में बीआरएस, बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस जैसे दल ही नहीं, टीएमसी जैसे कुछ विरोधी दल भी कुछ भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसी खामोश लहर बीजेपी के पक्ष में रही तो बीजेपी निश्चित ही 300 के पार जाएगी। उत्तर प्रदेश में अब तक हुए 3 चरणों के लोकसभा चुनाव में हमारे मित्र का आकलन कुछ इस तरह है। नोएडा एक तरफा बीजेपी जीत जाएगी। सहारनपुर में कांग्रेस और बीजेपी की अच्छी टक्कर है, पर थोड़ा एज इमरान मसूद को है जो कांग्रेस से हैं। कैराना में सपा की प्रत्याशी इकरा हसन को अच्छी एज है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी सपा में कांटे की टक्कर है, कुछ भी कहना मुश्किल है। थोड़ा एज हरिंदर मलिक को है जो सपा से हैं। बिजनौर में बीजेपी को साफ बढ़त लिए हुए है। नगीना में चंद्रशेखर रावण और बीजेपी टक्कर है। सपा को कितने मुस्लिम वोट मिले इस पर फैसला निर्भर है। मुरादाबाद में बीजेपी और सपा में बहुत अच्छी टक्कर, पर मामूली एज सपा को है। रामपुर में सपा को एज है। पीलीभीत में भाजपा को एज है। अमरोहा में बीजेपी और कांग्रेस में अच्छी टक्कर है, पर एज बीजेपी को है। मेरठ में सपा और बीजेपी में बहुत कांटे की टक्कर है, थोड़ा सा एज सपा को है। सब कुछ मेरठ कैंट की सीट पर निर्भर है। बागपत में सपा और बीजेपी में अच्छी टक्कर, पर भाजपा को एज है। बुलंदशहर में एक तरफा बीजेपी जीत जाएगी। अलीगढ़ में सपा और बीजेपी में अच्छी टक्कर है, पर एज सपा प्रत्याशी विजेंद्र सिंह को है। मथुरा में बीजेपी की हेमा मालिनी आसानी से चुनाव जीत जाएंगी। गाजियाबाद में कांग्रेस की डोली शर्मा ने बेहतरीन चुनाव लड़ा है और जो एक तरफा चुनाव था उसको दिलचस्प बना दिया है, किंतु फिर भी बीजेपी को यहां से जीत जाएगी। संभल में सपा को अच्छी बढ़त है। हाथरस में बीजेपी को अच्छी बढ़त लग रही है। आगरा में बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त है। फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस और बीजेपी की अच्छी टक्कर है, पर बीजेपी को एज है। फिरोजाबाद में सपा आसानी से चुनाव जीत जाएगी। मैनपुरी में सपा आसानी से जीत सकती है। एटा में एज सपा को है। बदायूं में बीजेपी और सपा प्रत्याशी आदित्य यादव में अच्छी फाइट है, पर एज सपा को है। आंवला में कांटे की टक्कर, पर थोड़ा सा एज सपा प्रत्याशी को है। बरेली में बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। तो इस तरह मैंने जैसा शुरू में कहा, हर चुनावी विश्लेषण किंतु परंतु और हालांकि पर ख़त्म होता है। हमारे मित्र ने भी कई जगह किंतु परंतु और हालांकि का सहारा लिया है और 4 जून का इंतज़ार करने के लिए कहा है। चुनाव में ज्योतिष का दखल न हो ऐसा संभव नहीं है। ज्योतिष संदीप कुमार का कहना है कि ग्रहों की चाल को देखते हुए आने वाला समय वर्तमान में होने वाली लोकसभा चुनाव को पूर्णतः प्रभावित करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा की सोच वाला जादुई नारा इस बार 400 पार पूरा होता नहीं दिख रहा है। संदीप कुमार की माने तो ज्योतिषी दृष्टिकोण से भाजपा 230 सीटों के नज़दीक ही सिमट कर रह जाएगी। इसलिए इस बार उसे सरकार बनाने के लिए अन्य दलों की ज़रूरत होगी। संदीप कुमार की ज्योतिषीय गणना के अनुसार मोदी के सामने कोई संघ से ही प्रधानमंत्री पद का मजबूत दावेदार बनकर खड़ा हो सकता है, जिसके निर्दलीय होने की संभावना पर इनकार नहीं किया जा सकता। संदीप कुमार के ज्योतिषीय आकलन के अनुसार आने वाले समय में भाजपा का विघटन हो जाएगा। वह 2 भागों में बंटने की
हो जाएगी, जिसकी संभावना दिख रही है। गणनाओं के अनुसार निश्चित दृष्टिकोण से साफ हो रहा है कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी अन्य मकर राशि वाले व्यक्ति जैसे जे, खे अक्षर से शुरू होने वाले नाम से प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए मजबूत टक्कर मिलने की पूर्णतः संभावनाएं हैं। हम ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते, लेकिन क्योंकि हर चीज़ आनी चाहिए, ज्योतिषी की एक छोटी सी टिप्पणी थी जिसको हमने आपके सामने पढ़ दिया है। बाकी देखते हैं 4 जून को क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।